नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगिड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और पेश है आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट, हम तथ्य या फैक्ट कह सकते हैं। तो आजकल एग्जाम में के अंतर्गत बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। आपने देखा होगा कि भी पीछे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, उसमें राजस्थान में सबसे लंबा जल ग्रहण सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र पूछ लिया। सीटी एग्जाम के अंतर्गत भी जल ग्रहण क्षेत्र का प्रश्न पूछा गया था। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे राजस्थान के अपवाह द्रोणी को लेकर के, राजस्थान के जल संभर को लेकर के, राजस्थान में स्थायी जल के आधार पर नदियों का क्रम है, राजस्थान में जल की उपयुक्तता के आधार पर नदियों का क्रम है, लंबाई के आधार पर नदियों का क्रम है, और राजस्थान में अपवाह प्रतिशत के आधार पर नदियों का क्रम है, और राजस्थान में जल ग्रहण के आधार पर नदियों का क्रम है। और आजकल एग्जाम के अंतर्गत डेफिनेटली दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा रहा है, यूं कहें अधीनस्थ बोर्ड का और ये आरपीएससी दोनों इसके अंतर्गत प्रश्न पूछ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बात करेंगे नदियों को लेकर के। प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान में कुल नदी बेसिन कितने हैं। राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में कुल नदी जो बेसिन है उनकी संख्या कितनी है? 15। राजस्थान में नदी बेसिन की संख्या कितनी पढ़ेंगे हम? 15 पढ़ेंगे। दूसरी बात, नदियों के उप बेसिन कितने हैं? उप जो ब्लॉक बनाए गए हैं वो कितने हैं? तो राजस्थान में नदी उप बेसिन की संख्या कितनी आ जाएगी? 58 है। नदी बेसिन 15 है, उप बेसिन कितने हैं? 58 है। और उसके आधार पे माइक्रो सूक्ष्म छोटे जो जल ग्रहण क्षेत्र है, छोटे सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र है, उनकी संख्या कितनी है? 541 541 है। वापिस पढ़ेंगे, राजस्थान में नदी बेसिन 15 है, राजस्थान में नदी उप बेसिन 58 है, राजस्थान में सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र कितने आ जाएंगे? 541 आ जाएंगे। इसके पश्चात है अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? परिभाषा ये है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को, निश्चित वाहिका मतलब एक तरफ जिस प्रकार से लेयर जाती है, नदी की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? वाहिकाओं के माध्यम से उसको क्या बोलते हैं? अपवाह कहते हैं, उसको बहाव कहते हैं, जो एक लेयर के अंतर्गत बहती है। और नेक्स्ट इसके बाद है वाहिकाओं के जो जाल होता है, जैसे कि एक प्रकार की लहर है, एक प्रकार की लेयर जा रही है, उसके साथ साथ के अंतर्गत कई प्रकार की जो ऐसी लेयर चलती है या धाराएं चलती है, उस स्ट्रक्चर को, उस जाल को क्या बोलते हैं? उस जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएगा, नदी द्रोणी किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए, नदी द्रोणी किसे कहते हैं? कोई भी नदी अपनी सहायक नदियों सहित जिस क्षेत्र का जल लेकर के आगे बढ़ती है वह नदी द्रोणी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लुड़ी नदी है, लुड़ी नदी है, जैसे कि बात करेंगे सूकड़ी है, मीठड़ी है, उसके अलावा गुइया है, जुआई है, इनके साथ जैसे मुख्य नदी का जल तो है ही लूनी का, उसके साथ मीठड़ी, सूकड़ी, गुइया, जवाई वगैरह, बांडी वगैरह, इनका साथ जल लेकर के आगे बढ़ती है, उसको क्या कहते हैं? उसे नदी द्रोणी कहते हैं। यूं कहें मुख्य नदी प्लस उसकी सहायक नदियों के सहित जो जल आके लेके जाती है उसको क्या बोल देते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। अब प्रश्न ये पूछ ले कि राजस्थान में कौन सी नदी का सबसे ज्यादा नदी द्रोणी है, या कौन सी नदी का सबसे ज्यादा लंबा नदी द्रोणी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लूणी है। लूणी का सबसे ज्यादा क्या है? लंबा नदी द्रोणी आ जाएगा। तो ये हो गया नदी द्रोणी है। अब बात करते हैं जल संभर या जल विभाजक क्या है। जैसे कि प्रश्न क्या है कि जल संभर किसे कहते हैं, जल विभाजक किसे कहते हैं? तो एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से जिस पर्वत से अलग होती है उसे क्या बोलते हैं? जल संभर या फिर जल विभाजक कहते हैं। एक नदी द्रोणी, जैसे कि बात कर रहे हैं लूणी का क्षेत्र है, दूसरी नदी द्रोणी जैसे बात करते हैं बनास नदी है, उसके बीच के अंतर्गत जो पहाड़ या जो पठार, उसके मध्य से इन दोनों का क्या होता है? डिवाइडेशन होता है, उसको क्या बोल देते हैं? जल संभर कहते हैं, या इसको क्या बोल देते हैं? जल विभाजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि राजस्थान में अरावली भी क्या है? एक प्रकार का जल विभाजक ही है। महान जल विभाजक क्या है? अरावली है, जो गंगा नदी और सिंधु तंत्र को दोनों को डिवाइडेशन करती है। राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं एक और बोराट का जो पठार है, तो बोराट का जो पठार है यह भी क्या करता है? महान एक जल विभाजक है या जल संभर है। तो बोराट का पठार हो गया, अरावली होगी, यूं कहें एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी, दोनों को डिवाइडेशन करने वाला जो मध्य का पठार या मध्य का जो क्षेत्र है उसको जल संभर या जल विभाजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अरावली भी है और कौन सा है? बोराट का पठार भी है। नेक्स्ट इसके पश्चात है, अब ये है सबसे काम की बात कि जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल यही रेशो आपको याद करना पड़ेगा, यही रेशो एग्जाम के अंतर्गत दोस्तों पूछते हैं कि जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से जल बहाकर लेके आती है, एक नदी किसी विशिष्ट क्षेत्र से
जैसे कि हम बात करते हैं माही नदी है या बात करते हैं चंबल नदी है, जनाबाब की पहाड़ियों से किसी विशेष क्षेत्र से जो जल लेकर के आती है उसे क्या बोल देते हैं, उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो एक नदी किसी विशेष क्षेत्र से जो जल लेकर के आती है उसको क्या बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। लेकिन एक मुख्य नदी प्लस उसकी हेल्पर जो सहायक नदियां के साथ जो जल लेकर के आगे बढ़ती है तो हम उसको क्या बोल देंगे, नदी द्रोणी कहते हैं। और एक नदी किसी विशेष क्षेत्र से जो जल लेकर के आती है तो उसको कहा जाता है क्या, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जिस नदी की लंबाई ज्यादा है, जिसकी नदी की ज्यादा लंबाई की बात करेंगे उसका जल ग्रहण क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। तो लेकिन यहाँ पे पहले बनास क्यों आ रहा है, आप जैसे आप देखोगे कि नंबर एक पे बनास है जो कि 24.21% है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 24.21 है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंतर्गत है, इसने यहाँ पे क्या डाल रखा है, उसने डाल रखा है 27% कुछ डाल रखा है। हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंतर्गत ये है 24.21% हमने लिखा है। अब बात करते हैं कि ज्यादा चंबल का आना चाहिए, बनास का क्यों ज्यादा है, क्योंकि चंबल नदी राजस्थान के अंतर्गत हिंदी ग्रंथ अकादमी कहती है कि चंबल नदी राजस्थान में सिर्फ 135 किलोमीटर बहती है, तो उसका तो दायरा कम हो गया। और पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी और सबसे ज्यादा बहती है तो वह कौन सी है, बनास नदी, जो 480 किलोमीटर बहती है। तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है तो किसका है, बनास का, और 24.21%। आपसे परसेंट में द्वारा पूछा जाएगा। पहली बात, आपको डिजिट नहीं देगा, आपको इन नदियों का क्रम देखना है, आरोही या अवरोही क्रम से प्रश्न वहां पे छपने वाला है। लेकिन सुन लीजिए कि बनास का कितना है, 24.21 है। फिर बात करते हैं लूणी का, तो लूणी का जल ग्रहण क्षेत्र दोस्तों कितना है, 20.21। लूणी का है 20.21। फिर है चंबल का 17.18, चंबल का 17.18, क्योंकि राजस्थान में दोस्तों 135 किलोमीटर इसका बहाव है। नेक्स्ट इसके बाद में माही जो नदी है इसका कितना है, 9.46% है, 9.40% है। बाणगंगा गंभीरी मेन तो लगभग इन 4 पढ़ लो, काम चल जाएगा आपका, 4 पढ़ लो। सबसे पहले बनास कर लो, इसके बाद में लूणी कर लो 20.21 है, और इसके बाद चंबल कर लो 17.18 है, और कौन सी कर लो, माही कर लो 9.46 है। इसके बाद हम देखें तो बाणगंगा और गंभीरी 8.47% है, मेंथा और रूपनगढ़ 4.10% है, साबरमती कितनी है, मात्र 2.53% है। एग्जाम के अंतर्गत प्रश्न ये छप सकता है, एग्जाम के अंतर्गत जल ग्रहण क्षेत्र है। बना लूं, बना से बनास आ जाएगा, देखो बना लूं चंबल में बाण, बना लूं चंबल में बाण भी ट्रिक कह सकते हो, बना लूं चल, बना लूं चंबल में घर कह सकते हो। तो बना लूं, बह से बना, लू से लूणी, चंबल से चंबल, माही, तो बना लूं चंबल में माही, तो बनास लूणी चंबल माही। अपने तरीके से आप इसकी ट्रिक भी क्रिएट कर सकते हो। तो एक कंसेप्ट तो ये आगे जल ग्रहण क्षेत्र का है। दूसरा इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है, अब वो क्या पूछेगा, नदियों का अपवाह तंत्र पूछेगा, और नदियों के अपवाह तंत्र में नदियों का अपवाह कितने परसेंट के अंतर्गत है, प्रतिशत के अंतर्गत इसका प्रश्न छप सकता है। पीछे हमने पढ़ा जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पे, अब अपवाह प्रतिशत के आधार पे। और राजस्थान में देखो नदियों के 3 प्रकार के तंत्र है, आंतरिक प्रवाह की नदियां, बंगाली खाड़ी की नदियां और अरब सागर की नदियां। और राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा, राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो है वह आंतरिक प्रवाह का, और दोस्तों वह कितना है, 60.5%, 60.5% है। तो लेकिन आपसे पूछे कि नदियों का प्रतिशत बताइए आरोही या अवरोही की दृष्टि से, तो नंबर 1 है आंतरिक प्रवाह की, और वह पे कितनी है, 60.5% है। इसके बाद में है चंबल का, दोस्तों चंबल का है 20.90, वहां पे चंबल का जल ग्रहण क्षेत्र कितना था, 17.18 था ना, और यहाँ पे चंबल का अपवाह प्रतिशत कितना है, 20.90, तो 20.90 चंबल का है। लूणी की बात करते हैं तो लूणी का बहुत सिंपल सा है, लूणी का उतना है जितना राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का है। राजस्थान देश के कुल क्षेत्रफल का 10.40 या 41 कह लो, लूणी का भी कितना है, 10.40 है। ओके, चंबल का 20.90, आंतरिक प्रवाह कितनी होगी, 60% हो गई है। नेक्स्ट माही की बात करेंगे तो माही 4.80, और माही का जल ग्रहण क्षेत्र पीछे कितना था, 9.4, अब कितना है 4.80, और साबरमती कितनी है, 1% पे। तो ये है राजस्थान में नदियों का अपवाह है। क्रम पूछे तो आंतरिक प्रवाह है, फिर कौन सी, चंबल 20, फिर कौन सी, लूणी 10.40, और इसके बाद कौन सी, माही 4.80, अगर और पूछे तो कौन सी है, साबरमती 1% है। अब इसके बाद अगला जो कंसेप्ट सुन लीजिए,
दोस्तों यहाँ से प्रश्न सीधा छप सकता है एग्जाम में, आरोही अवरोही क्रम में करने के लिए जल ग्रहण के आधार पे, अपवाह प्रतिशत के आधार पे, जल उपयोगिता के आधार पे, सतही जल के आधार पे। तो चारों कंसेप्ट आपको टेबल बना करके याद करने हैं। ओके, अब चलते हैं इसके बाद है सतही जल की बात करें। राजस्थान में सतही जल, राजस्थान की बात करें, देखो राजस्थान में जो सतह के ऊपर, भूमि के ऊपर जो जल बह रहा है वो कितना है देश का, तो राजस्थान में देश के सतही जल का मात्रा कितना है भाई 1.16, बहुत ही कम है। राजस्थान के अंतर्गत मात्र 1.16% है। और राजस्थान के अंतर्गत जो भूमिगत जल है ना, भूमि के अंदर जो जल है वो कितना है 1.70। तो राजस्थान में भूमिगत जल की मात्रा कितनी है 1.70%, और राजस्थान में सतही जल की मात्रा कितनी है मात्र 1.6% है, 1.16% है। अब देखिए राजस्थान में सतही जल की दृष्टि से नदियों का क्रम क्या है, जो जिसका सतही जल ज्यादा है उसके आधार की बात करें, सतही जल के आधार पे नदियों का सीक्वेंस देखिए क्या आएगा। नंबर 1 कौन सी आएगी, चंबल नदी, ठीक है आपको पता है बहुत लंबी इसकी लंबाई है। नंबर 2 पे कौन सी आएगी, बनास नदी। नंबर 3 पे कौन सी है, माही नदी। फिर कौन सी है, लूणी है। और फिर कौन सी है, साबरमती है। ये आपको क्रम देखना है। तो चंबल नदी है, फिर कौन सी आ गई, बनास नदी है, फिर कौन सी आ गई, माही नदी है, फिर कौन सी आ गई, लूणी है, और कौन सी आ गई यहाँ पे साबरमती नदी आ चुकी है। अब बात करते हैं जल उपयोगिता के आधार पे, यानी कि जिसके जल का यूज किया जाए। जल विद्युत के अंतर्गत है, सिंचाई के अंतर्गत है, ऊर्जा भी आ गई है, पेयजल भी हो गया है, सिंचाई भी हो गई है, या कोई मत्स्य उद्योग के अंतर्गत है, मत्स्य उद्योग में है, विद्युत के अंतर्गत है, या नाभिकीय हम कह सकते परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत हो गया है, या बांध के अंतर्गत हो गया है, या सिंचाई के अंतर्गत हो गया है, उसके यूज के आधार पे जल की उपयोगिता की दृष्टि से उसका सीक्वेंस पूछा जाए राजस्थान में, तो नंबर 1 कौन सी, चंबल। नंबर 2 कौन सी, बनास। नंबर 3 कौन सी, माही। बस यहां मैंने लूणी पहले की थी या और साबरमती बाद में, तो यहाँ पे साबरमती पहले आ जाएगी और लूणी क्या है बाद में, दोनों एक दूसरे की एक्सचेंज करनी है। तो ये उपयोगिता के आधार पे, लेकिन उपयोगिता शायद कम ही पूछा जाता है। बस 2 चीजें आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक राजस्थान में नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र और दूसरा राजस्थान में नदियों का अपवाह तंत्र प्रतिशत के अंतर्गत। इन दोनों चीजों को आपको मेन गौर करना है, टेबल बना करके याद कर सकते हो। अब इसके बाद देखिएगा कुछ लंबाई की बात करें। देखो दोस्तों राजस्थान में नदियों की लंबाई की बात करें, बड़े बड़े हमने जो इसमें डेटा मैंने जो लिए है ना वो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंतर्गत है। हालांकि कुछ किताबों के अंतर्गत इसकी लंबाई अलग अलग बताई जाती है, वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट के आधार पे है। अब हमने जो डाटा लिए हैं वो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंतर्गत है। देखिए तो सबसे पहले चंबल जो नदी है, तो चंबल नदी है दोस्तों, चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी है, तो चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है 965 किलोमीटर, और इस नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है 135 किलोमीटर, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी कहती है। दूसरी बात है माही नदी, माही नदी की लंबाई कितनी है 576 है, माही नदी की लंबाई 576 है, लेकिन राजस्थान में कितनी है 171 माही है। नेक्स्ट बनास की बात करते हैं, बनास की कुल लंबाई कितनी है 480, और राजस्थान में ये पूर्णतया तो पूर्णतः राजस्थान की सबसे जो लंबी नदी कौन सी, बनास नदी है। पूर्णतः राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास नदी है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र 24.21% है, तो किसका है बनास का ही है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में घग्गर आंतरिक प्रवाह की है। घग्गर नदी की टोटल लंबाई 465 है, गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है 100 किलोमीटर है। बाणगंगा तो राजस्थान में भरतपुर में जाकर के खत्म होती है, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा की लंबाई कितनी है 380 किलोमीटर है। और लूणी नदी सुन लीजिएगा, लूणी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, लेकिन लूणी नदी की राजस्थान में जो लंबाई है वह कितनी है 330 किलोमीटर है। प्रश्न ये आ सकते हैं नदियों को लेकर के उनकी किस क्रम के आधार पे, जल ग्रहण के आधार पे, नदियों का उनके अपवाह प्रतिशत के आधार पे, नदियों का उनकी लंबाई के आधार पे। लंबाई में भी 2 कंसेप्ट बनेंगे, एक तो उसकी फुल्ली लंबाई, कंप्लीट लंबाई की दृष्टि से, जैसे 965, 576, 480 ये, और एक लंबाई उस दृष्टि से पूछेगा जो पूर्णतया राजस्थान में सबसे लंबी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उसने चंबल डाल दी, माही डाल दी, और घग्गर डाल दी, और लूणी डाल दी। इनका क्रम पूर्णतः राजस्थान में बहने की दृष्टि से सही रखिएगा। तो चंबल में आप 965 नहीं देखोगे, फिर आप 135 देखेंगे बाद में आएगी।
माही 171 इससे पहले आएगी। और इसके बाद देखते हैं लूणी सबसे पहले आएगी, क्योंकि लूणी की लंबाई कितनी है, 330 किलोमीटर है। दोस्तों ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा मैप में, क्योंकि आजकल क्या है, कहां से निकलती है, कहां मिलती है, ये प्रश्न तो कम पूछता है। दो चीजों पे ज्यादा प्रश्न पूछता है, या तो इनकी जो मैंने सीक्वेंस बताई है इस आधार पे, या इसके अलावा नदियों की, सहायक नदियों को लेकर के है। दोनों कंसेप्ट आपके एग्जाम में काम करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट फैक्ट के अंतर्गत।